दर्शकों नमस्कार। उड़ान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि उड़ान कार्यक्रम के माध्यम से हिंदी के प्रचार प्रसार के संदर्भ में आप जानकारी प्राप्त करते हैं। आज उड़ान कार्यक्रम के माध्यम से आपकी हर दिल में जो प्रश्न है, हर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मेरे साथ हैं पूर्व तट रेलवे की महाप्रबंधक परमेश्वर फुकवाल जी। मैं आप सभी की ओर से, उड़ान के सभी दर्शकों की ओर से महाप्रबंधक जी को आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना सर कि आज आपने हमारे दर्शकों को समय दिया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा सादर अभिवादन। वैसे तो आप जानते हैं कि उड़ान कार्यक्रम के माध्यम से हिंदी के बहुत से ऐसे आयामों को आपने सुना और समझा, लेकिन आज जो महाप्रबंधक साहब जो आपको बताएंगे शायद वो अभी तक अछूता रह चुका है। तो सबसे पहले आप सभी के जो मन में प्रश्न है वो प्रश्न है कि हिंदी भाषा को ही राजभाषा का दर्जा आखिर क्यों दिया गया? फुकवाल साहब। भारत में हमारे जो जनता है वो 50% से अधिक जिनकी मातृभाषा हिंदी है, और इसके अलावा 75 से 80% जो हमारी जनता है वो या तो हिंदी भाषा को बोल सकती है, समझ सकती है। तो कुल मिला के ये जनसंख्या का एक बहुत बड़ा प्रतिशत है जो कि हिंदी भाषा में अपना संवाद स्थापित कर सकता है, बोल सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है। तो स्वाभाविक है कि ऐसी भाषा ही देश की राजभाषा हो सकती है, क्योंकि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो सरकार को अपने जन जन तक पहुंचना होता है। तो ऐसी भाषा का चुनाव महत्वपूर्ण है जो जन जन तक पहुंच सके। जन जन तक पहुंचने के लिए जो भाषा है वो भाषा है हिंदी, यह कहना है महाप्रबंधक जी को। और आपको ये भी बता दें कि सरकार इसके लिए एक भाषा को चुनाव किया, वो है हिंदी। लेकिन हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्षेत्रीय भाषाओं के साथ हिंदी का व्यवहार कैसा है। जो क्षेत्रीय भाषा है उसके साथ हिंदी का जो व्यवहार होता है सर, उसका व्यवहार कैसा है आपके नज़र में? हिंदी का व्यवहार बहुत ही समावेशी है। हिंदी ने अपने आप को बहुत व्यापक बनाया है, बहुत समृद्ध किया है, और इस समृद्धि का कारण ये है कि हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो सभी को अपनी ओर आकृष्ट करती है, आमंत्रित करती है। यदि हम राजभाषा अधिनियम, यदि आधिकारिक तौर पर हम उसकी बात करें तो आपको मैं बता दूं कि अनुच्छेद 351 जो है उसके अंदर ये कहा गया है कि संघ का एक कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे, उसका विकास करे, और भारतीय सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों का उसमें समावेश करे, और यदि आवश्यक हो तो अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए अपने आप को समृद्ध करे। तो ये एक बहुत ही खुला दृष्टिकोण है जो कि हमारे संविधान में दिया गया है, और इसी कारण हिंदी का आज आप देखेंगे कि पूरे देश में व्यापक प्रचार प्रसार है, उसे बोला जाता है, समझा जाता है, आदर की दृष्टि से देखा जाता है। बहुत सुंदर आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दिया। लेकिन सर एक बात और है कि क्या हिंदी में जो विकास की जितनी होनी चाहिए उसको अहिंदी भाषी लोगों का उसमें योगदान कितना है? यदि मैं जैसे दूरदर्शन उड़ीसा के दर्शकों से जुड़ रहा हूँ तो उड़ीसा का एक उदाहरण लेता हूँ कि हमारे यहाँ पर जगन्नाथ दास जी हैं, वो बहुत लोकप्रिय हैं। हिंदी के जो हमारे कविता कहानी पढ़ने वाले जो पाठक हैं उनमें वो बहुत लोकप्रिय हैं। तो उनकी कई पुस्तकों का हिंदी भाषा में अनुवाद हुआ है। तो ये जो उड़ीसा या ओडिया भाषा का जो उसके विभिन्न पहलू हैं, जो यहाँ का जो जीवन है, उससे रूबरू होने का हिंदी के पाठकों को अवसर मिलता है। तो इस प्रकार अन्य भाषाएं भी हैं जिनमें जो साहित्य की रचना हुई है, उनको उनके जो लेखक हैं, कवि हैं, उनके रचनाओं का अनुवाद हुआ है। अनुवाद को हिंदी में बहुत पढ़ा जाता है, बहुत आदर की दृष्टि से इन रचनाओं को देखा जाता है। तो इस तरह से जो ये संवाद है, ये एक भाषा से दूसरी भाषा में जो आवाजाही हो रही है, इससे भाषा का विकास होता है, ये मेरा मानना है। देखिए एक बात और आती है सर, हमारे दर्शक सोचते होंगे कि क्या राजभाषा हिंदी भारत को एक सूत्र में बांधने में कामयाब है?
जैसा मैंने पहले बताया कि भाषा हमारे संवाद का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम जब एक दूसरे को समझ सकते हैं तभी हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जो कि एकजुट हो। और यदि आज 75 से 80% हमारी जनसंख्या हिंदी की समझ रखती है, उसको बोलती है, उसको लिखती है, तो ये सभी के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हिंदी ने इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ये पूरी तरह राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने के लिए एक सक्षम भाषा है। लेकिन सर एक बात आती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का क्या योगदान है और हिंदी हम कहाँ पाते हैं, किस स्तर तक पाते हैं हिंदी को? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की स्थिति बहुत सुदृढ़ है। यदि मैं आंकड़ों की बात करूं तो आपको ये जानकर शायद आश्चर्य होगा कि करीब 150 देशों में 2 करोड़ से अधिक लोग इस भाषा को बोलते हैं, इसमें व्यवहार करते हैं, संवाद करते हैं। इसी तरह 40 देशों में 60 यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में इसको पढ़ाया जा रहा है। आप देखेंगे कि जो हमारा जो साहित्य, हिंदी साहित्य है या हमारी हिंदी सिनेमा है, उसको एक बहुत महत्वपूर्ण विशिष्ट दर्जा प्राप्त है विदेशों में भी। और इसकी बड़ी प्रतीक्षा की जाती है जब कोई नया सिनेमा आता है, कोई नई पुस्तक आती है। यदि कहें राजभाषा के तौर पे तो भारत के अलावा फिजी एक ऐसा देश है जहाँ पर जिनकी राजभाषा भी हिंदी है। और कई देश जैसे ट्रिनिदाद टोबैगो हुआ, मॉरिशस हुआ, इन देशों में हिंदी बहुत बोली जाती है, बहुत समझी जाती है। अब जो हमारे विकसित देश हैं उनमें भी इसका प्रचलन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। सर आप पूर्व तट रेलवे के महाप्रबंधक हैं और भुवनेश्वर में आप स्थित हैं, तो हमारे दर्शक चाहेंगे कि कुछ रेलवे से भी आपसे संदर्भी बात हो। तो सर सबसे बड़ी बात होती है कि भुवनेश्वर में मेट्रो की बात चल रही है, तो क्या भारतीय रेल इसका हिस्सा है मेट्रो का, या मेट्रो जो है वो स्वतंत्र है? देखिए, मेट्रो केवल कलकत्ता मेट्रो को यदि छोड़ दिया जाए एक अपवाद के रूप में, तो सारी मेट्रो जो हैं वो राज्य सरकारों के अधीन हैं। और यहाँ पर भी जैसे भुवनेश्वर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो रेलवे का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। जो यदि हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें तो मेट्रो है, हमारा बस ट्रांसपोर्ट है, रेलवे ट्रांसपोर्ट है, ये सब हमारे जो ग्राहक हैं, हमारे जो जनसंख्या है, जनता है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक, अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं कि जिसमें वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बिना किसी रुकावट के आवाजाही कर सके। तो मेट्रो एक तरीके से रेलवे के साथ एक बहुत क्लोजली इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन बनता जा रहा है। बहुत सुंदर सर जी, आपने कहा कि मेट्रो रेलवे के साथ का संबंध बहुत गहरा बनता जा रहा है, लेकिन एक बात और आ जा रही है सर कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जो विज्ञापन होता है उसमें हिंदी का बढ़ता हुआ प्रयोग जो हो रहा है, उसको आप उसका मतलब कारण और किस नज़रिए से आप उसको देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ा कारण ये है कि जो सम्मान आज हिंदी को हमारे देश में मिल रहा है, जिस तरह से हमारी जो आबादी है वो हिंदी में संवाद करने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है, उसको देखते हुए ये कोई विकल्प नहीं है किसी के भी पास, विशेषकर यदि हम बात करें व्यापार की, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की, कि उनको हिंदी में अपना संवाद करना, हिंदी में अपना कंटेंट क्रिएट करना, या हिंदी भाषा के प्रति जो टूल्स हैं, जो साधन हैं जिनसे हिंदी भाषा को समझा जा सके, बोला जा सके, लिखा जा सके, एडवर्टीजमेंट में जनता तक, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाज़ार है। तो वैश्विक दृष्टि से मैं यदि कहूँ तो उनके पास कोई विकल्प नहीं है कि वो हिंदी में व्यवहार न करें। देखिए, हमारे दर्शकों के दिल में एक बात है कि जो संप्रभु राष्ट्र की अखंडता में जो भाषा है उसका महत्व क्या है? देखिए, कोई भी राष्ट्र, उसका समाज आपस में कितना अच्छा संवाद आपस में स्थापित कर सकता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और चूँकि हिंदी इतनी सहज सरल भाषा है कि हमारा आपसी संवाद इसमें बहुत
अच्छा होता रहा है। तो एक राष्ट्र जो है वो एक सूत्र में कैसे बंधे, वो अखंड कैसे रहे, जब हम एक दूसरे को अच्छे से बेहतर से तरीके से समझ सकते हैं तभी हम एकजुट हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हिंदी भाषा ने इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और निभा रही है। तो इस दृष्टि से ये अखंडता, देश की अखंडता और एकता के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में हिंदी का योगदान बहुत ही ज़्यादा है, महत्वपूर्ण है। इसलिए हिंदी को और ज़्यादा बढ़ाने में आप सभी का सहयोग होना चाहिए। सर, आप तो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दिया और दर्शक भी हमारे जानते हैं कि साहित्य से आपकी एक अच्छी लगाव है। आप एक कवि के रूप में भी हमारे दर्शक जानते हैं आपको, और काफ़ी ही मिलनसार के रूप में भी आपको लोग हमारे दर्शक जानते हैं। सारे रेलकर्मी भी आप पे काफ़ी प्रसन्न रहते हैं, आपकी बहुत चर्चा होती है सर। लेकिन एक बात है कि विकास की ओर आप विशेष ध्यान देते हैं। तो विकासशील में विकसित होते भारत में भारतीय रेल की जो भूमिका है वह क्या है? देखिए, किसी भी राष्ट्र में उसके जो परिवहन के माध्यम हैं उनका विकास देश को विकास की ओर ले जाता है। ये आप किसी भी यदि विकसित देश की ओर देखेंगे तो ये पाएंगे कि उनका जो परिवहन है वो बहुत सुदृढ़ है। और भारतीय रेल एक ऐसा माध्यम है जिसकी पहुंच जन जन तक है, और इसके विकास के बिना देश का विकास की परिकल्पना करना एक असंभव सा परिदृश्य है। और इसीलिए आज आप देखेंगे कि जो रेलवे है वो अपने जो बुनियादी ढांचा है उसका विकास करने में, दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचने में, जहां पर माल वाहन के लिए अधिक अवसर हैं, अधिक आवश्यकताएं हैं, जहां पर यात्रियों के लिए अधिक सुविधाओं की बात हो, इन सब चीज़ों के लिए रेलवे अपनी ओर से पूरी तरह प्रयासरत है। और आप देखेंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसमें रेलवे लगातार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आज आप यदि बात करें, ईस्ट कोस्ट रेलवे की बात करें, तो हम लोगों ने पिछले साल 225 किलोमीटर का नया रेल पथ डाला था, और इस साल हम लक्ष्य कर रहे हैं कि हम 500 से अधिक का नया रेल पथ बना सकें। तो इस तेज़ी से हम लोग विकास कर रहे हैं, और इसका कारण ये है कि हम कितनी जल्दी लोगों की माल की ढुलाई की आवश्यकताएं और उनकी यात्रा की आवश्यकताओं को हम पूरा कर पाएं। जब हम इसमें सक्षम होंगे तभी देश विकास की ओर अग्रसर होगा। रेल की भूमिका भारत के विकास में एक अहम है, और विकासशील की गति की तरफ भारतीय रेल बढ़ रही है। जैसा कि महाप्रबंधक महोदय ने कहा कि लक्ष्य है 500 किलोमीटर नया पथ निर्माण करने की। सर, विकास की बात होती है तो चुनौतियां भी बहुत ज़्यादा होती होगी, तो भारतीय रेल के सामने क्या क्या चुनौती है सर? पहली चुनौती तो ये है कि देखिए, देश जिस गति से, जिस आर्थिक प्रगति के दौर में है और जिस गति से प्रगति कर रहा है, तो उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो भी उसी तरह बढ़ रही हैं। और रेलवे का जो बुनियादी ढांचा है उसको जल्दी से जल्दी सुदृढ़ करना, उसको बढ़ाना, ये हमारे लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। कठिन से कठिन जो भौगोलिक स्थिति से जो कठिन हम कह सकते हैं जगहें हैं, जैसे आप देखेंगे कि खुर्दा बलंगीर सेक्शन है हमारा, जिसमें काफ़ी कठिनाई का हमको सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है, कई टनल्स हैं, कई बड़े वायडक्ट्स बनने हैं। तो ये सब जो हैं, इनको कैसे हम जल्दी से जल्दी ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी हम निर्माण कार्य को बिना बाधा के और द्रुत गति से चला सकें, ये एक हमारा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है कि हम टेक्नोलॉजी को कितने तेज़ी से आत्मसात कर सकते हैं, ताकि हम जो हमारा जो अनुरक्षण है, हमारा जो असेट क्रिएट हो रहा है, उसका जो अनुरक्षण है उसको हम बेहतर कर सकें, यात्रियों को एक बेहतर सुविधा दे सकें, यात्री ट्रेनों की गति को बढ़ा सकें, उनको ट्रेन ऑन डिमांड जब उनको आवश्यकता हो उस समय हम उनको यात्रा के लिए ट्रेन उपलब्ध करा सकें। इन सब चुनौतियों पर अब काम कर रहे हैं। चुनौतियाँ बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन उससे संघर्ष करना भी जानते हैं, समझते हैं, और अपने यात्रियों को सुखद और सफल यात्रा के लिए कृतज्ञ हैं।
हमारे वचनबद्ध हैं हमारे महाप्रबंधक जी, और विकासशील गति में भारतीय रेल की जो गति है वो और ज़्यादा तेज होती जा रही है। यात्रियों को सफल सुखद यात्रा कराने के लिए वचनबद्ध के साथ सर, जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि आप एक कवि के रूप में भी या साहित्य से भी आपकी एक अच्छी लगाव है, तो मैं चाहूँगा कि अगर आपकी इच्छा हो तो हमारे दर्शक को एक छोटा सा कोई भी कविता अपने दिल से। हिंदी में एक नवगीत एक विधा है जिसमें मैंने कुछ समय पहले लिखा था, तो ये हिंदी भाषा के ऊपर ही एक लिखा हुआ नवगीत है। शीर्षक है हिंदी मन को बोलती है। हिंदी मन को बोलती है जी। हिंदी है ये इसके आगे बंद सबकी बोलती है। हिंदी है ये इसके आगे बंद सबकी बोलती है। दिनकर दुष्यंत महादेवी की कृतियाँ पहनकर डोलती है। अनुभूति की अभिव्यक्ति के नित नए दरीचे खोलती है। हिंदी है ये इसके आगे बंद सबकी बोलती है। जब भी सुनो देवों की बोली, सच्ची सरल मन की भोली। जैसे माँ कुछ बोलती है, स्वर में मिश्री घोलती है। हिंदी है ये इसके आगे बंद सबकी बोलती है। इस धरा के कोने कोने, इस धरा के कोने कोने चलती हो जितनी जुबानें, इस धरा के कोने कोने चलती हो जितनी जुबानें, बुद्धि गुणों को तोलती है। हिंदी ही मन को बोलती है। हिंदी ही मन को बोलती है। बहुत सुंदर। महाप्रबंधक के परमेश्वर फुकबाल जी की बातें आप सुन रहे थे। उड़ान कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय रेल विकास कर रही है और हिंदी जो भाषा है उसका भी प्रचार प्रसार हो रही है। हिंदी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बना रही है, यह कहना है पूर्व तट रेलवे महाप्रबंधक परमेश्वर फुकबाल जी को। आप सभी की ओर से महाप्रबंधक जी का बहुत बहुत बधाई, शुभकामना कि सर आपने उड़ान कार्यक्रम में समय दिया और हमारे दर्शकों को बढ़ती हिंदी के प्रचार प्रसार पर अपने विचार व्यक्त किए। पुनः आपको बधाई, शुभकामना। धन्यवाद।